गुड इवनिंग। जुड़ जाओ भाई, फटाक से जुड़ जाओ। चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जुड़ जाइए भाई, फटाक से लाइव हो जाइए। दोस्तों को बता दीजिए जो आप लोगों ने जुड़े हैं। अनु गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग बच्चा। शुरू कर देते हैं बच्चा, शुरू करते हैं। फटाक से जुड़ जाओ, उसके बाद बस 1 मिनट है आपके पास, जुड़ जाइए। आपके पास 1 मिनट है, जुड़ जाइए फटाक से, उसके बाद शुरू करते हैं। आप फटाक से 1 मिनट है, जुड़ जाइए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। तो कोर्स के बारे में जानते ही हो बच्चा, सभी लोग कोर्स के बारे में जानते हो, तो भाई शेयर करते रहो, लोगों को बताते रहो कि कोर्स चल रहा है, कोर्स चल रहा है। पीछे ना हो जाए भाई, क्योंकि पीछे हो जाओगे तो फिर बाद में देखो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि आप भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, क्योंकि बाद में पढ़ना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। देवानंद कुमार, ठीक है। बाद में पढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ना रोज पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि 1-1 घंटा 2-2 घंटा जो भी है पढ़ते रहिए, क्लासेस करते रहिए, क्योंकि बाद में फिर ये, क्योंकि आपके पास 3 महीने हैं शायद। चलिए मैं वीडियो लेके आता हूँ, बस 1-2 दिन में मैं वीडियो लेके आ जाता हूँ बच्चा, घबराना नहीं। फॉर्म के बारे में मैं 1-2 दिन के बारे में 1-2 दिन में वीडियो लेके आ जाऊँगा। और एक नई अपडेट भी आई है, तो अपडेट मैं बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना, किस तरीके से काउंसलिंग हो जाएगी आपकी, किस तरीके से क्या है। कोई भी दिक्कत होगी पूछ लेना बच्चा, कोई भी दिक्कत है पूछ लेना, फ़ोन करके बता दिया जाए। काउंसलिंग के बारे में कुछ किसी की चीज़ के बारे में ऐसे पहले फॉर्म फिलअप कर दो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। काउंसलिंग तो बात की बात है, ठीक है। किसी न किसी एडमिशन तो मिल ही जाएगा पक्का, मैं श्योर बता रहा हूँ, किसी न किसी में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि CBT ने एक नया अप्लीकेशन, वो क्या कहते हैं उसको, एक न्यू अपडेट दिया हुआ है, वो उस हिसाब से किसी न किसी में हो जाओगे तुम। आई नो दैट आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा बच्चा, थोड़ा सा मेहनत कर देगा हो जाएगा, क्योंकि कुछ अपडेट आई हैं, कुछ अपडेट के बारे में बता दूंगा कितना इजी हो गया है निकालना आपके लिए, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चा, अब हम शुरू करते हैं अपने, टाइम हो गया अपना, शुरू करते हैं भाई अपने इसके बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो कल आपने रिवीजन में थोड़ा सा करा दूं आपको, हाँ थोड़ा सा रिवीजन करा दूं मैं बच्चा आपके लिए, थोड़ा सा रिवीजन में चला देता हूं, रिवीजन की बात कर देता हूं। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने विलयन के बारे में सारी चीज पढ़ लिया, सांद्रता के बारे में सारी चीज पढ़ लिया। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन यही पढ़ा था। अणु संख्या गुणधर्म पढ़ा था, अणु संख्या गुणधर्म, पहली बात तो अणु संख्या गुणधर्म पढ़ा था, इसके बारे में मैंने बताया था 4 तरीके से है अणु संख्या गुणधर्म, 4 तरीके से ये बताया था। पहला वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा था। वाष्प दाब में अवनमन पढ़ने के लिए आपने क्या किया था बच्चा, वाष्प दाब में अवनमन को पढ़ने के लिए आपने राउल्ट का नियम पढ़ा था, राउल्ट का नियम पढ़ा था। तो राउल्ट का नियम जैसे ही आपने इसके लिए पढ़ा राउल्ट का नियम, तो राउल्ट के नियम के आधार पे क्या पढ़ लिया बच्चा आपने, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम के आधार पे आपने पढ़ लिया था, इसी के आधार पे आदर्श व अनादर्श विलयन पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, यही पढ़ा था ना आपने, ये पढ़ा था। और आदर्श अनादर्श के आधार पे ही स्थिर क्वाथी, अनादर्श विलयन का ही एक प्रकार होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। जब दो मिश्रणों को दो अनादर्श विलयनों को मिला दिया जाए तो अनादर्श ही बनाएंगे, लेकिन किस तरीके से बनाएंगे उसको स्थिर क्वाथी बोला जाता है। एक स्पेशल केस होता है अनादर्श विलयन का, एक स्पेशल केस होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। जब दो पदार्थों को मिलाया जाए और उनका विलयन हमेशा अनादर्श बनाए, तो अनादर्श के आधार पे एक स्पेशल केस आती है। एक तो नॉर्मल मिश्रण होता है, नॉर्मल होगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, बस मिश्रण बोलेंगे। लेकिन एक स्पेशल केस होता है कि उनको मिलाने के बाद, उन दोनों का मिलाने के बाद क्वथनांक एक समान, अलग अलग क्वथनांक वालों को मिलाने के बाद उनका क्वथनांक एक समान हो जाता है, तो उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और इस मिश्रण के आधार पर आपने 2 तरीके से पढ़ा था, एक धनात्मक पढ़ा था, एक ऋणात्मक, यानी एक निम्न पढ़ा था, एक उच्च पढ़ा था। निम्न वाले में धनात्मक विचलन होगा और उच्च वाले में ऋणात्मक विचलन वाले को, अनादर्श विलयन का जो ऋणात्मक विचलन होता है वो क्या करता है, उच्च बनाता है स्थिर क्वाथी, और जो धनात्मक विचलन दिखाता है वो क्या करता है, निम्न क्वाथी बनाता है।
यही यही बताया गया था। ये सारी चीजें आपने क्लियर कर लिया था। क्वेश्चन भी क्या किया हुआ था, सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। सीधे पहचानना था कि इसका कौन सा मिश्रण बनेगा, स्थिर होगा, निम्न होगा कि उच्च होगा, कैसा होगा, सारी चीज आपको बता दी गई थी। ठीक है, आज जो पढ़ना है बच्चा, आज नेक्स्ट स्टेप पढ़ना आपको परासरण के बारे में पढ़ना। परासरण परासरण पढ़ना है और विलयन का परासरण दाब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विलयन का परासरण दाब पढ़ना होगा। वेरी वेल, आप इसको पढ़े भी होगे और जानते भी होगे, सब कुछ इसके बारे में आपको पता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, किस शब्द का क्या मतलब होता है, बड़ी बेसिक चीज से हम पढ़ा शुरू करेंगे। वैसे आपने क्या किया था, ऐसे लंबा करके पढ़ लिया हुआ था, लंबा करके पढ़ा हुआ था वहां पे बच्चा। तो आपको यहां पर क्या किया जाएगा, थोड़ा सा डिटेल बताया जाएगा। डिटेल इन द सेंस कि कैसे काम करता है, उसी काम के आधार पे क्वेश्चन वो कुछ भी बना सकता है। बात ये होती है ना कि आप वो ये चेक करता है ना, क्वेश्चन में पहली बात ये समझ जाना, क्वेश्चन वो ट्रिकी बनाता है। ट्रिकी क्वेश्चन का कहां से बनेंगे, वो ये जानना चाहता है कि आपको कितना पता है उसके बारे में। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जहां दो कड़ियां जुड़ती हैं तो वही दो लोग को जोड़ता है, तो वो जानता है कि भाई उस कड़ी के बारे में आप जानते हो कि नहीं। यदि उस कड़ी के बारे में जानते हो तो इनके बारे में भी जानते होगे, उनके बारे में भी जानते होगे। तो यही क्वेश्चन बनाता है वो। तो ऐसे ही लोगों से क्वेश्चन वो क्या करता है बच्चा, एराइज करता है, बनाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो भाई, परासरण के बारे में जानते हो, किसी भी प्रक्रिया, मान के चलो मेरे पास कोई विलयन है, इधर एक विलयन मेरे पास इधर है, एक विलयन बच्चा है मेरे पास इधर है। ठीक है, एक विलयन है इधर। ठीक है बच्चा, मान के चलो ये इसके विलायक के कण है। क्या है? विलायक के कण। ये विलयन है, विलय है, विलायक है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे घुले हुए सब है, सब घुले हुए हैं। दूसरी तरफ भी बच्चा वही चीज है, दूसरी चीज भी वही, दूसरी तरफ भी वही सारी चीजें हैं। ठीक है, इधर भी एक विलयन है, इधर भी एक विलयन है, इधर भी एक विलयन है। तो ये कहना चाहता है बच्चा कि मान के चलते हैं, इधर जो हमारा था, इधर जो हमारा था भाई, इधर जो हमारा था, इधर हमारा था वो क्या था, अधिक सांद्रता वाला, उच्च सांद्रता वाला या सांद्र विलयन था। क्या था बच्चा? सांद्र विलयन, सांद्र विलयन था। और इधर जो था हमारा विलयन वो तनु था। क्या था? तनु विलयन था। तो कहता है परासरण, क्या कहता है बच्चा, परासरण की प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखना, हमेशा परासरण की प्रक्रिया में विलायक क्या करता है बच्चा, विलायक, विलायक कौन शुद्ध विलायक का गमन होता है। शुद्ध विलायक का गमन का अर्थ होता है, गमन, गमन का अर्थ मतलब होता है बच्चा चलना। यानी कि शुद्ध विलायक जो हमारा होगा, शुद्ध विलायक जो होगा हमारा, इधर विलायक है भाई, यही विलायक क्या करेंगे, गमन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। कौन जाएगा? परासरण की प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखना, परासरण की प्रक्रिया में हमेशा विलायक के कणों का, विलायक जो शुद्ध होता है, विलायक के कणों का गमन होता है। गमन का अर्थ है प्रवाह। क्या होता है बच्चा? प्रवाह होता है। इतनी बात समझ में आई? ईसा कुमारी, गुड इवनिंग सर, लेट हो गई, कोई बात नहीं बच्चा, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि छोड़ना नहीं है आपको, किसी क्लास को छोड़ना नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। और जो क्लासेस छोड़ चुका है वो क्लासेस को क्लियर करके आए, क्लियर कर ले बच्चा तब आए। ठीक है, क्लियर करके, फटाक से क्लियर करके, रोज 1 घंटा पढ़ाई किया करो यार, इसको भी 1 घंटा दो, नहीं तो फिर 4 को बाद आओगे तो फिर किसी न किसी काम में बिजी हो जाओगे, और बिजी व्यस्तता होने की वजह से आपकी ये छूट जाएगी। और एक बार मैं बता दूं आपको, इंटर में आपने 1 महीने में पढ़ाई कर लिया था, क्योंकि वहां पे रट्टा मारना था आपको, क्वेश्चन पता था कि फलाना फलाना क्वेश्चन आएंगे और फलाने तरीके से देना, हमें रट्टा मार लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर 1 महीने के बाद तुम्हें बोझ लगने लग जाएगा, ये लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, तुम बिखर जाओगे। तो बिखरने से अच्छा है तुम पहले से थोड़ा थोड़ा करके जाओगे तो मुश्किल नहीं होगी बाद में, ये श्योरिटी मैं बता रहा हूं। तो एक बात को ध्यान रखना है, इस बात को बच्चा ध्यान रखना है। ठीक है, तो विलायक के कणों का गमन करना है, परासरण का मतलब कहां से कहां करना है ये बात समझना है। तो तनु से, अब देखिए जिधर, हमेशा एक रूल समझिएगा, एक रूल समझिएगा, एक रूल समझिएगा। पहली बात तो हमेशा कोई भी पदार्थ बच्चा जो होता है ना, वो अधिक से कम की ओर जाता है, हमेशा कम की
ओर जाता है। इस बात को अपने ना गांठ बांध के रख लो, इस बात को ना गांठ बांध के ना एकदम पक्के तरीके से रख लो कि हर एक चीज ना अधिक से कम की ओर जाती है। किधर जाती है? अधिक से कम की ओर जाती है। तो इस बात को गांठ बांध के कहीं पर अपने जेब में, या फिर वो कहते हैं ना खूट उट होता, क्या कहते हैं उसको, जो महिलाएं होती है वो रखती है ना, वो उस तरीके से, या लड़कियां होंगी तो ओढ़नी में रख लेंगी, या फिर लड़के तो पर्स में रख लेंगे, या लड़कियों के पास भी पर्स होता है वो भी रख लेंगे, या फिर जहां पे आपको मिले वो बांध के रख लो। हमेशा सबके लिए लागू होता है। यदि कोई गमन कर रहा है, स्वतः गमन कर रहा है, कैसा गमन कर रहा है? स्वतः गमन के लिए, स्वतः गमन। गमन का मतलब प्रवाह, प्रवाह के लिए। ये बात तो समझ में आ गई सबको। ये गांठ बांध लेना बच्चा, ये हमेशा गांठ बांध लेना। अब एक बात समझाना मुझे, इधर मैंने एक अर्धपारगम्य झिल्ली, अब पराशरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। अर्धपारगम्य झिल्ली, एक अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने लगा दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। अब एक तरफ मैंने क्या कर दिया बच्चा, एक तरफ मैंने सान्यता इधर लगा दिया, एक तो सान्यता इधर लगा दिया मैंने, एक तो इधर लगा दिया, एक विलयन इधर रख दिया मैंने, और एक विलयन बच्चा मैंने क्या कर दिया भाई, इधर रख दिया। क्या कर दिया भैया मैंने? एक विलयन इधर मैंने रख दिया, ठीक है, एक विलयन मैंने इधर रख दिया। अब मैंने ये भी बात बोल दी साथ में, इनके साथ ये बात बोल दी, ये तनु विलयन है, ये तनु विलयन है, और ये क्या है भाई? सांद्र है, ठीक है। अब सांद्र कहने का मतलब अर्थ समझना, सांद्र कहने का अर्थ समझिएगा। सांद्र कहने का मतलब है विलेय अधिक होगा, विलेय अधिक होगा, और विलायक कम। अब सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा से। किससे होता है बच्चा? इतना तो सबको पता होगा, गाढ़ा, गाढ़ा होता है। सांद्र का मतलब होता है बच्चा गाढ़ा, इतना तो सबको पता। जैसे चीनी का पानी शरबत बनाते हो, जब चीनी की मात्रा, चीनी क्या है? विलेय है, पानी क्या है? विलायक है। अब जैसे चीनी मिलाते हो, जब चीनी की मात्रा ज्यादा पड़ जाती तो हम कहते हैं गाढ़ा हो गया, इसका मतलब सांद्र हो गया। हल्का कब कहते हैं? जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, एक अपेक्षा से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, चीनी बहुत कम होता है, कहते हैं बड़े बहुत ही हल्का शरबत है, मीठा नहीं लग रहा है, कहते हैं ना। इसका मतलब तनु का अर्थ होता है बच्चा विलेय कम, विलेय कम, और हमारा विलायक जो होगा, विलायक अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अब मैंने क्या बात बोली है? अर्धपारगम्य झिल्ली से हमेशा और केवल विलायक के कण ही पास कर सकते हैं। हमेशा विलायक के कण, अर्धपारगम्य झिल्ली से बच्चा विलायक, विलायक के कण ही स्वतः गमन कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, ठीक है। बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना बोल दे भाई। बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई भाई? हाँ या ना बोल दो, जवाब दे दे भाई, आप जवाब दे दीजिए, दोस्तों जवाब दे दीजिए कि ये बात इतनी जितनी भी अभी तक मैंने समझाई है वो बात समझ में आ गई। तो अभी आपने एक बात अभी तो बोली है, स्वतः हमेशा जब स्वतः गमन होता है तो अधिक से कम की ओर होता है। तो अभी आपने बोला यदि बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा है तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन पास हो सकता है? अर्धपारगम्य झिल्ली से जरा बताइए तो मुझे भाई कि अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन पास कर सकता है? यहां से कौन पास कर सकता है? विलायक के कण पास कर सकते हैं। कौन पास कर सकते हैं बच्चा? विलायक के कण पास कर सकते हैं। यदि विलायक के कण पास कर रहे हैं, विलायक के कण पास कर रहे हैं तो विलायक किधर ज्यादा है? अधिक से कम की ओर ही जाएगा ना। तो विलायक किधर ज्यादा? इधर ज्यादा दिखाई दे रहे, तो यानी विलायक के कण कहां से कहां जाएंगे? इस साइड जाएंगे। विलायक के कण कहां से जाएंगे? तनु से सांद्र की ओर, तनु से सांद्र, क्योंकि तनु की साइड में ही विलायक ज्यादा था। तो हम नॉर्मली जब परिभाषा बनाते हैं तो इतना लंबा चौड़ा ना बना के, हम इतना लंबा चौड़ा ना बना के समझ, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, ये इंटर में आपने नहीं बात समझी होगी। इंटर में क्योंकि रट्टा मरवाया जाता है आपसे, क्या मरवाया जाता है, क्या बोला जाता है? तनु
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर एक परिभाषा बनाते तो क्या करते हैं, छोटा सा परिभाषा बनाते हैं। क्या करते हैं, छोटी सी परिभाषा। परिभाषा तो हम छोटा सी देंगे। जब भी हमसे परिभाषा पूछोगे पराशर का तो हम कहेंगे विलायक के कणों का, हम परिभाषा कैसे बनाएंगे, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। बात समझे, क्योंकि तनु के साइड ही विलायक अधिक था और सांद्र के साइड में विलायक कम था, तो इधर के विलायक अपने आप को, क्योंकि देखो हमेशा हर चीज चाहती है इक्वल होना। क्या होना, इक्वल होना। एक मैं बात बता देता हूं, एक चीज आपने शायद देखी नहीं होगी। एक बोतल इधर देख रहे हो, एक बोतल इधर देख रहे हो, एक बोतल मेरे पास है नहीं, ऐसे इधर एक बगल में बोतल लेना, मान लेना सपोज दैट एक बोतल इधर है, मैं इधर वाले को छेद करूं और बीच इधर वाले दूसरे बोतल को छेद करूं, दोनों को पाइप से मिला दूं। इधर मैं रंगीन पानी भर देता हूं, इधर मैं क्या कर देता हूं बच्चा, रंगीन पानी भर देता हूं, रंग मिला देता हूं ढेर सारा, इधर साफ पानी रखता हूं, बिल्कुल साफ पानी। दोनों का आयतन सेम होना चाहिए, दोनों यहां तक पानी भरे, डब्बे एक साइड को होने चाहिए, यहां तक पानी इसमें भी भरे, वहां पे उसमें भी पानी भरे हुए हैं। एक मिनट में मंगा ही देता हूं। विकास विकास विकास, कोई सुन नहीं रहा, कोई है नहीं इधर। चलिए खैर कोई बात नहीं, सपोज करिए आप लोग, ठीक है, सपोज करिए तो इधर तक पानी, आयतन दोनों का सेम है, तो क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, रंगीन पानी कुछ देर बाद देखोगे रंग इसमें भी रहेगा, रंग दूसरे वाले में भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर का पानी जो था शुद्ध जो साफ पानी था इधर गया और इसका रंग क्या हुआ, इधर साइड गया। इसका मतलब दोनों आपस में क्या किए, एक्सचेंज किए। जब तक दोनों आपस में बराबर ना हो जाए तब तक एक दूसरे में मिलते रहेंगे, क्योंकि यहां पर मिलने की वजह क्या, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, यहां पर कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगा है, बस नॉर्मल ऐसे पाइप लगी तो दोनों जा सकते हैं। तो विलय और विलायक के कण दोनों जा सकते हैं, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से हमेशा बच्चा विलायक के कण ही प्रवाहित कर सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, क्योंकि स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब एक विशिष्ट प्रकार का होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रकार का होता है। तो विलायक के कण ही जा सकते हैं, विलय नहीं जा सकते। इसका मतलब विलय इधर वाला इधर रुक जाएगा, इधर वाला इधर। तो विलायक के कण आपस में एक दूसरे से जाके ये तब तक जाएंगे जब तक दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाए, आपस में बराबर न हो जाए। बात समझ गए, इसे हम परासरण की प्रक्रिया कहेंगे। यदि अब परासरण दाब क्या होगा, यदि मैं क्या कर दूं, क्योंकि एक बात और समझो, यदि इधर विलायक क्या था, ज्यादा था, जब विलायक ज्यादा होगा बच्चा, इधर का विलायक जो है, विलायक इधर का यदि विलायक ज्यादा है तो दाब भी ज्यादा होगा। इधर क्या होगा भाई, इधर क्या होगा भाई मेरे, इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा इधर जो दाब है वो दाब अधिक होगा, क्योंकि जो पदार्थ पानी जिधर ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा जिधर ज्यादा होगी उधर उसका दाब भी ज्यादा होगा। आपने यही पढ़ा है ना, अभी किसी विलयन का आंशिक दाब जो होता है वो विलय का दाब, विलय का दाब, विलय का आंशिक दाब प्लस में आपने यही पढ़ा था विलायक का आंशिक दाब। राउल के नियम में यही पढ़ा था आपने, विलायक का आंशिक दाब, यही पढ़ा था ना, विलय का आंशिक दाब प्लस में विलायक का आंशिक दाब, यही बात आपने पढ़ी थी। तो अब एक बात बताओ, इधर विलय है तो विलय का दाब प्लस में विलायक का दाब है, तो इधर विलय का दाब क्या है, जो ज्यादा होगा उसका दाब भी ज्यादा होगा। तो इधर विलायक ज्यादा है तो विलायक का दाब क्या होगा, इधर अधिक होगा। और इधर का दाब क्या हो जाएगा बच्चा, इधर दाब क्या हो जाएगा, इधर विलायक का दाब, हम विलायक के दाब से लेना देना काम कर रहे हैं, क्या होगा, कम होगा। यदि कम है, अभी दाब के सापेक्ष देखोगे तो अधिक से कम की ओर जा रहा है कि नहीं, अधिक से कम की ओर जा रहा है कि नहीं, जा रहा है। जैसे ही हम क्या करेंगे, अब दाब क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। अब मुझे बताओ, परासरण दाब बच्चा किसी परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए है। अब ये इधर से इधर भाग तो रहे थे, अब मुझे रोकना होगा तो क्या काम कर सकता हूं मैं, रोकना होगा तो मैं क्या काम कर सकता हूं, एक काम कर सकता हूं, इसके अर्धपारगम्य झिल्ली को बंद कर दूं।
अर्धपारगम झिल्ली को बंद करने का अर्थ कि कुछ प्लास्टिक लगा दूं। अब प्लास्टिक लगा नहीं सकते क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली स्वतः काम कर रहा है, तो स्वतः वाली चीज को रोक नहीं सकते। हम ये काम कर सकते हैं कि इधर का दाब क्या कर दूं, मैं दाब को अधिक कर दूं, इधर का दाब मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं। यानी कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स इधर अप्लाई कर दिया। इसका मतलब मैंने एक दाब लाया, उस दाब को इस साइड क्योंकि दाब कम था और इधर का दाब मैंने जैसे बढ़ा दिया, इधर का दाब मैं जैसे ही बढ़ाया इधर के दाब के बराबर हो गया। इधर का दाब और इधर का दाब यदि बराबर हो जाए आपस में, यानी कि विलायक का दाब और इधर का विलायक का दाब दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो क्या इधर का विलायक इधर का विलायक जा पाएगा कहीं पे? नहीं, क्योंकि मैं इधर से धक्का दे रहा हूं, समझना, एक धक्का मैं इधर से दे रहा हूं, एक धक्का बेचारा ये इधर से दे रहा है। उधर वाला धक्का कमजोर था तो इधर वाले लोग भाग भाग के क्या कर रहे थे, इसमें चले जा रहे थे। फिर आ रहे थे इधर वाले अड़ू क्या कर रहे थे, भाग भाग के इधर जा रहे, क्योंकि इधर दाब कम था, धक्का देके लोगों को निकल जाते थे। क्योंकि लोग कम थे, लोग कम है तो दाब भी कम होगा, तो मैं क्या करता था, धक्का देके चला जाता था। लेकिन मैं क्या करूं, इधर वाले का दाब क्या कर दूं, बढ़ा दूं, एक्स्ट्रा बाहर से लाके लगा दूं। क्या करूं, बाहर से लाके लगा दूं। जैसे इधर वाले दाब को इतना मैं बढ़ाऊं कि उधर वाले के दाब के बराबर हो जाए, जो उधर है उनके दाब के बराबर। जब इधर का दाब और इधर का दाब आपस में बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, अड़ू जा पाएंगे कहीं? तो कहोगे ना, एक फोर्स कहते हैं ना, एक फोर्स कहते हैं, एक इधर से फोर्स लगा दो, एक फोर्स इधर से लगा दो, दोनों का बीच का फोर्स इधर जितना है, इधर जितना उतना इधर ही हो जाए, तो हम कहते हैं ना अणु कहीं पे जा नहीं सकता। कोई बल लगाते हैं ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इधर का बल और इधर का बल बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो जो वस्तु होती है वो वस्तु कहीं पे जा नहीं पाएगी। इसका मतलब यहाँ का विलायक के कण पास नहीं कर पाएंगे, यानी परासरण की प्रक्रिया रुक गई। परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी तो उसी को जो दाब एक्स्ट्रा लगाया है मैंने, एक्स्ट्रा इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, उसी एक्स्ट्रा दाब को हम परासरण दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? फटाक से बता दो भाई, फटाक से बात बता दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, फटाक से बताओ। फटाक से बोलो भाई। आ गया देवानंद सर, आ गया। बहुत बढ़िया देवानंद। और कौन कौन है भाई, और कौन? इतना बढ़िया मजेदार एक्सप्लेनेशन था ना भाई, एक्सप्लेनेशन मजेदार था। एक्सप्लेनेशन बढ़िया था, अरे एक्सप्लेनेशन बढ़िया था भाई, जरा जल्दी बता दो भाई। कुछ दिन में आपका मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया हूं कि जो आपका ये प्रॉब्लम होता था, क्या कहते हैं उसको, चलता था कि लेट 30 सेकेंड का आपको लेट का जो रिप्लाई आता है, कुछ दिन एक आध हफ्ता में आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो अपडेट डाल दिया हुआ है। जैसे अपडेट आएगा एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, यदि अपडेट आया तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा भाई, और जाके आप लोग क्या करिएगा, वहाँ पे वो डाल दीजिएगा, अपडेट डाल देंगे। जैसे आएगा, मैं जैसे अपडेशन उसका अपडेट आता है मैं बता दूंगा, ठीक है। देवानंद कुमार कह रहा है कि सर तनु वाले का दाब कैसे कम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, यदि हो जाता तो कम कर देते। इधर का दाब कैसे कम कर पाओगे? दाब बढ़ा सकते हो, आप कम नहीं कर सकते किसी वस्तु का। जैसे मैं कहूं कि बच्चा, इधर से मैं कहूं कि इसको क्या कर सकता हूं, एक बात बताओ, अभी फिलहाल के लिए मैं इधर का दाब बढ़ाता हूं तो पानी क्या करेगा, ऊपर भागेगा। देखो पानी क्या कर रहा है, ऊपर भाग रहा है, पानी ऊपर भाग रहा है। कुछ और दाब लगाऊंगा, देखो देखो देखो, देखो पानी गया ऊपर, देखो 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 देखो, ये भागा, अभी गिरेगा, देखो एकदम, देखो दिख रहा है, देखो ऊपर चला गया ना। इसका मतलब यह है कि मैंने इधर का दाब बढ़ाया तो पानी कहां भागा, दूसरे साइड भागा।
अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं दाब करूं, या फिर दूसरा काम क्या कर सकता था, मैं इधर का दाब ज्यादा कर दूं तो भी पानी इधर से इधर भागेगा, ऊपर भागेगा, भागेगा कि नहीं? तो क्या कौन काम आसान है, कौन काम यहां पर आसान है? यहां पे इस समय फिलहाल क्या है, दबाना, नीचे का दाब ज्यादा करना आसान है, ऊपर से इसे खींचोगे तो ऊपर का दाब ज्यादा हो जाएगा, तब भी पानी ऊपर आएगा, लेकिन वो मुश्किल काम है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन यहां पर बाहर से इसका दाब कम नहीं कर सकता भाई, कोई हमारे पास ऐसा मेथड ही नहीं है कि इसका दाब कम कर दे तो बराबर हो जाए, नहीं हो सकता। दाब बढ़ाना आसान है, कम करना बड़ा मुश्किल काम है। दाब बढ़ाना हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि मीठा ज्यादा हो गया है, या फिर कह दूं कि कोई विलेन बना रहे हो। देखो अब जैसे मैं एक बात बता देता हूं, जैसे मैं कुछ बात बताऊं आपको, जैसे देखो, जैसे मैंने एक क्या बनाया, शरबत बनाया, इसके अंदर ये क्या बनाया, विलेन बनाया बच्चा, इसके अंदर क्या है, पानी है प्लस में चीनी है, चीनी है। अब शरबत आपने बनाया, मैं कह रहा हूं इसको हल्का करना है, क्या करना है, जितना बना शरबत बना, क्या बना बच्चा, शरबत, शरबत, शरबत बना। मैं कह रहा हूं इसको हल्का कर दो, इस शरबत को हल्का मीठा कर दो। हल्का मीठा करने के लिए क्या काम इस्तेमाल करेगा भाई, आप क्या इस्तेमाल करोगे, पानी ऐड करोगे, क्या करोगे, पानी ऐड करोगे। तो आप पूछ सकते थे सर जी हम चीनी निकाल नहीं सकते थे क्या? यदि मैं इसका चीनी क्या कर दूं, निकाल लूं, क्या निकाल दूं, चीनी निकाल दूं, तो भी तो हल्का हो जाएगा, क्योंकि गाढ़ा किसकी वजह से हुआ था, चीनी की वजह से, ज्यादा चीनी मिल गई तो इसलिए गाढ़ा हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, यहां से चीनी निकालना आसान है, ये निकालना आसान है, आसान है, या फिर ये डालना, ऐड करना, ये पानी ऐड करना ज्यादा आसान है, हल्का हो जाएगा, या फिर चीनी निकाल के हल्का करना आसान है? जरा बताइए भाई, देवानंद कुमार आप बताइए भाई कि क्या करना इसमें आसान काम है, कौन सा मेथड आसान है? क्या हाथ डाल के इसके अंदर से चीनी निकाल लोगे? ऐसा कर सकते क्या, शरबत से हाथ डाल के चीनी निकाल सकते क्या? दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो घुल चुका है। गर्म करेंगे तो पानी निकल जाएगा, चीनी तो निकल नहीं सकता भाई, चीनी तो निकल नहीं सकता। लेकिन हाँ क्या कर सकते थे, गर्म करते तो पानी निकल जाता, लेकिन वो काफी बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है, मतलब कौन गर्म करेगा शरबत को यार, इससे बढ़िया पानी थोड़ा सा डाल दो, खुदा हल्का हो जाएगा। समझे ना, बात समझ रहे हो ना? इसलिए हल्का करना, तो इसका मतलब ऐड करना आसानी है, निकालना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार पड़ गया तो फिर निकलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि घुल जाते हैं ना, घुलने के बाद तो निकलते नहीं है आसानी से। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चा, प्यार में पढ़ना आसान है, प्यार से बाहर निकलना मुश्किल काम है, समझ गए ना? तो समय रहते ही आपको समझाया जाता है बच्चा प्यार में ना पढ़ो, हद से ज्यादा ना पढ़ो, नहीं तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अभी मतलब एक हद से ज्यादा की बात कर रहा हूं, नहीं लिमिट में है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, प्यार करो कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट में, समझ गए ना, ये बात होती है। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब एक बात हम बता सकते हैं, एक बात बोल सकते हैं भाई, एक बात बोल सकते हैं यहां से कि वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता वाले में से, कम सांद्रता विलयन सांद्र विलयन में से उच्च सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है परासरण, यानी अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं, कहलाती है। परासरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो बाह्य परासरण होता है, परासरण की प्रक्रिया देखिए भाई, परासरण की प्रक्रिया क्या होती है, तीन तरीके से होती है। क्या होती है, तीन तरीके। एक तो बाह्य परासरण होता है, बाह्य परासरण मतलब इग्जो मतलब बाहर की तरफ। अब देखिए बाहर की तरफ क्या है, यदि कोशिका के अंदर उपस्थित जल का बहाव परासरण की क्रिया के बाहर की ओर हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चा, बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य परासरण। यदि कोशिका के अंदर उपस्थित जल का बहाव परासरण की प्रक्रिया के बाहर की ओर हो तो क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। अब बात करते भाई, एक होता है कहते हैं जैसे नमक के संतृप्त विलयन में रखा हुआ अंडा, क्या होता है बच्चा। अब एक बात समझिएगा, मैं बाह्य परासरण अंतः परासरण का एक मैं सीधा सा एग्जांपल दे देता हूं बच्चा आपको, देखिएगा। देखिए मैं समझा देता हूं बाह्य परासरण और अंतः परासरण, आप समझ जाओगे। देखिए जैसे कि मैंने यहां पर क्या रख दिया, एक अंडा लगा दिया, ये मैंने एक अंडा रख दिया, क्या रख दिया भाई, अंडा रख दिया, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, बिलियन डाल देता हूं, बिलियन क्या डालता हूं, ये मैंने रख दिया, या किशमिश रख देता हूं, किशमिश रख दूं या कुछ भी रख देता हूं। मान के चलो ये किशमिश है, अंगूर, अंगूर है, अभी अंडा का ले सकते हो, अंगूर का ले सकते हो, ठीक है। ये अभी बच्चा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अंगूर, क्या है, अंगूर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बिलियन या विलायक है, क्या है, विलायक, ठीक है। जो अंगूर के बाहरी परत होते हैं, अंगूर का जो बाहरी परत, अंगूर सभी ने देखा है, तो अंगूर जो होता है बच्चा, इसके जो बाहरी परत, ऊपर वाली परत होती है, वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। क्या करती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। तो अंगूर के अंदर वाला बिलियन है, अंगूर के अंदर जो है विले विलायक दोनों उपस्थित होते हैं, और उसकी जो बाहरी परत होती है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। तो जैसे ही अब इधर क्या है, बाहर विलायक है, विलायक क्या है, शुद्ध है, तो विलायक के कण की संख्या किधर ज्यादा है, अंगूर में विलायक कम है, बाहर का विलायक क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, अंदर की ओर, विलायक के कण कहां भागेंगे, अंदर की ओर भागेंगे, कहां भागेंगे, अंदर की ओर भागेंगे। क्या करेंगे बच्चा, अंदर की ओर भागेंगे। यदि अंदर की विलायक के कण क्या करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से पराशरण के अंदर, यानी कि किसी वस्तु के अंदर जाते हैं, अंदर जा रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, अंतः पराशरण। क्या बोलेंगे, अंतः पराशरण, अंतः पराशरण बोलेंगे। बात समझ में आई सबको। और इस समय ये क्या करेगा, अंगूर क्या हो जाएगा बच्चा, अगले ही पल अंगूर जो हमारा होगा भाई, अंगूर जो हमारा होगा, अंगूर जो होगा भाई हमारा क्या करेगा, क्या करेगा अंगूर भाई, अंगूर हमारा थोड़ा से फूल जाएगा, सॉरी क्या करेगा, क्योंकि विलायक के कण अंदर क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो अंगूर क्या होगा, फूलता है। इसीलिए रात को अंगूर को पानी में डाल के रखो, रात को अंगूर को पानी में डाल के रखो, सुबह क्या हो जाता है बच्चा, फूल जाता है, फूल जाता है, फूल जाता है। या फिर एक और काम कर सकता है, एक और काम कर सकता है, अंतः पराशरण हुआ, फूल जाएगा। अब अगला काम, जैसे मान के चलो इसको अभी ना एक चीज कर दो, ऐसे लिखो, देखो भाई इसको ना, अब मान चलते किशमिश है, किशमिश अच्छे से फूलती है ना, किशमिश अच्छे से फूलती है, तो किशमिश लगा के रखते हैं, ठीक है। मांग चलो किशमिश थी हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या है, बिलियन है, बिलियन सॉरी विलायक के कण है। अब क्या करेंगे, विलायक के कण अंदर की ओर भागेंगे, अंदर की ओर भागेंगे भाई, अंदर की ओर भागेंगे, तो दिखाना बड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने दिखाने के लिए आसान कर दिया है, ठीक है। किशमिश रात को रखते हो फूल जाती है, किशमिश रात को रखते हो बच्चा फूल जाती है। अब किशमिश क्या होगी बच्चा, सुबह निकालेगा तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास क्या होगा, विलयन हो जाएगा, सॉरी ये क्या होगा, विलायक के कण। अब कुछ विलायक के कण कहां चले गए हैं, अंदर की ओर चले गए हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई, अंतः पराशरण। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंतः पराशरण। समझ गया भाई, समझ गया बात को, बात समझ गया, बात हाँ या ना समझ जवाब दे दे भाई, हाँ या ना जवाब दे दे भाई। अंतः पराशरण हुआ। अगला देख भाई, अगला बाह्य पराशरण देख, इसी का रिवर्स काम करा दे, इसी का रिवर्स काम करा दे भाई, इसी का रिवर्स काम करा दे। रिवर्स क्या करना है, रिवर्स में क्या करना है काम, रिवर्स में काम करना क्या होगा बच्चा, ठीक है। ठीक है, एक काम क्या करना है हमें, हमें इसका रिवर्स काम कराना है, रिवर्स काम कराना है। रिवर्स में क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, अब इधर हम क्या करते हैं, अब हम रखते हैं अंगूर, क्या करते हैं, अंगूर रखते हैं इधर, इधर पूरा पूरा अंगूर रखते हैं। इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं भाई, इसके अंदर हम डाल देते हैं मान चलो बिलियन, क्या डाल देते हैं, ये बिलियन हमारे पास, इसके चारों तरफ बिलियन भर देते हैं। क्या भर देते हैं, नमक का घोल बना कर रख देते हैं, या फिर चीनी का पानी रख देते हैं, चीनी पानी शरबत रख देते हैं, चीनी पानी का घोल, बिलियन है, क्या है, बिलियन। बिलियन का मतलब चीनी, चीनी पानी, चीनी पानी का घोल रख दिया मैंने। अब ये क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, अब अंदर वाले का ये सांद्र हुआ, ये बिलियन क्या हुआ, सांद्र हुआ, ये सांद्र हुआ, और इस समय ये काम क्या करेगा, तनु विलयन का काम करेगा।
सॉरी ये क्या करेगा बच्चा, हाँ ये तनु का काम करेगा। क्या करेगा, तनु का। अब यहां क्या करेगा, विलाय के कण कहां जाएंगे, अंदर से बाहर की ओर भागेंगे। अंदर से तनु से किधर जाते हैं बच्चा, बाहर की ओर, तनु से सांद्र की ओर जाते हैं, तो अंदर से कहां जाएंगे, बाहर की ओर भागेंगे। क्या करेंगे, बाहर की ओर भागेंगे। तो यहां पर प्रक्रिया कौन सी होगी बच्चा, तो क्या करेगा, ये धीरे से क्या करेगा बच्चा, ये धीरे से काम क्या करेगा, धीरे से अपना काम क्या करेगा, फूल जाएगा। क्या करेगा, ये क्या करेगा, थोड़ा से क्या करेगा, पिचक जाएगा। क्या करेगा, पिचक जाएगा। पिचके का मतलब क्या है बच्चा, बाहर, पानी निकल गया बाहर, तो वो अंगूर क्या होगा, पिचक जाएगा। अंगूर क्या होगा, पिचक जाएगा। इस समय ये क्या है बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास है अंगूर। क्या है, अंगूर, ठीक है। और इस समय ये बन गया क्या, किशमिश बन गया भाई। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे बच्चा, क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण। सबको समझ में आई बातें, हाँ या ना जवाब दे दो भाई, हाँ या ना जवाब दे दो भाई, हाँ या ना में जवाब दे दो। सबको बातें समझ में आ गई, सबको बातें समझ में आ गई, सबको बात समझ में आ गई भाई। बाह्य परासरण ये हो जाएगा और ये अंतः परासरण हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई, हाँ या ना जवाब दे दे भाई, हाँ या ना जवाब दे दो, फटाक से आप जवाब दे दीजिए। तो पता चलेगी भाई समझ में आ भी रहा है कि नहीं भी, या फिर मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब होगा ऐसे चीज का। क्या देखिए, जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, एक टॉपिक पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए कि वो समझ में आ जाए। उसका क्वेश्चन आए तो 4 डालें। क्या है, क्वेश्चन आए तो 4 डालें। सीधी सी कहानी बच्चा, क्वेश्चन आए तो 4 डालें, सीधा से कहानी यही चलने वाली है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या समझा रहा था, देखो, एक तो अंतः परासरण, एक तो ऊपर वाला क्या था बच्चा, अंतः परासरण अभी मैंने बताया, और ये क्या था, बाह्य परासरण था। ये क्या था बच्चा, बाह्य परासरण था। बाह्य परासरण को एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो का मतलब बाहर जाना, एक्सो ऑस्मोसिस, और इसको क्या कहते हैं, अंतर का मतलब इंडो का मतलब क्या होता है बच्चा, अंदर की ओर, ठीक है, इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इंडो में वही होता है, यदि जल का क्या होता है, अंदर की ओर आना, इसका मतलब जल का बहाव परासरण की क्रिया में कोशिका के अंदर की ओर होता है, यानी कि जो परत होती है, परत के अंदर घुस जाता है, तो किशमिश क्या हो जाती है बच्चा, फूल जाती है। क्या होती है, किशमिश फूल जाती है। किशमिश का फूलना क्या कहलाता है, अंतः परासरण। हेलो सर, मैं आ गई, बिल्कुल आपका स्वागत है, ठीक है। तो अंतः परासरण में क्या होता है, कोई चीज फूल जाती है, जैसे किशमिश है, तो अंतः परासरण में अंडे है, अंडे को रख दोगे, क्या करोगे, अंडे को रख दोगे किसके अंदर बच्चा, पानी के अंदर रख दोगे, तो पानी के अंदर रखने से क्या हो जाता है, अंडा धीरे धीरे फूल जाता है, सॉरी अंडे के अंदर क्या हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि पानी अंदर अंडे के अंदर चला जाता है, क्योंकि पानी क्या शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक घुस जाता है अंदर की ओर, और अंडा क्या हो जाता है, फूल जाता है। या किशमिश का रख दो रात में रखने पर क्या हो जाती है, किशमिश फूल जाती है, तो किशमिश का फूलना क्या कहलाता है, अंतः परासरण। और अंगूर का चिपकना या पिचकना, अंगूर से किशमिश का बनना क्या होता है, बाह्य परासरण होता है। यदि अंदर का पानी निकाल दो, पिचकेगा कब, जैसे मैं हरा भरा हूं, यदि मैं अभी तो फिलहाल मैं हरा भरा तो हूं नहीं, लेकिन यदि मान के चलो एज ए विश कि मैं हरा भरा हूं, ठीक है, तो मुझे पिचकना एकदम बहुत ही पतला और बहुत ही सिटकी सा टाइप का पिचकना है बिल्कुल एकदम मुझे, तो क्या करोगे, अंदर की चीजें बाहर निकाल दोगे तो मैं पिचक जाऊंगा। अंदर से बाहर आया तो उसे क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण बोलेंगे। यदि मुझे और फूलना है, क्या करना, और मोटे होने, तो क्या करूंगा, बाहर चीजें अंदर रख दूंगा, मोटा जाऊंगा, अंदर लूंगा तो क्या करूंगा, मोटा करूंगा। इसका मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, अंदर आएगा तो क्या कहेंगे, उसे अंतः परासरण कहेंगे। समझ गए, बात क्लियर कर गए, तो ये बात क्लियर कर लेना, ठीक है। एक होता है विपरीत परासरण, विपरीत का रिवर्स का मतलब उल्टा परासरण। तो जैसे कि प्रक्रिया आपने पढ़ी थी, ये मैं यही बता देता हूं आपको। आपने क्या पढ़ा था बच्चा, क्या पढ़ा था,
आपने पढ़ा था तनु से सांद्र की ओर जाना, क्या कहता है, परासरण कहलाता है। यदि सांद्र से तनु की ओर आने लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे, विपरीत परासरण। क्या बोलेंगे, विपरीत परासरण का मतलब होता है मतलब होता है बच्चा इधर से सांद्र से तनु की ओर जाना। ये कब होगा, जब परासरण दाब से ज्यादा परासरण लगा दे हम, परासरण दाब से, क्योंकि आपने क्या लगाया था, इधर आपने दाब लगाया था, दाब इतना एक्सटर्नल दाब लगाया था बाहर से कि इसका परासरण क्या हो जाए, रुक जाए। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, ठीक है, जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। यदि परासरण दाब से और ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो इधर का दाब बढ़ जाएगा, इधर का दाब और ज्यादा बढ़ जाएगा, इधर का दाब और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, ये सांद्र से तनु की ओर भागने लग जाएगा। क्या करेगा, विलायक के कण सांद्र से तनु की ओर भागने लग जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, विपरीत परासरण, यानी परासरण का उल्टा काम कर रहा है। परासरण का काम होता है तनु से सांद्र की ओर जाना, यदि सांद्र से तनु की ओर आने लग गया तो विपरीत बोल देंगे उसे, क्या बोल देंगे, विपरीत। जैसे कि परिभाषा आप देखोगे यहां पर, परिभाषा जैसा कि आप देखोगे यहां पर, विपरीत परासरण देख लेना बच्चा। विपरीत परासरण में क्या बोला है, क्या बोला है, परासरण की प्रक्रिया में जब बाहरी दाब से अधिक विलयन पर लगाया जाता है, जो बाहरी दाब लगाया जाता है उससे अधिक दाब लग जाए तो क्या बोला है, परासरण के विपरीत क्रिया होने लगती है, जिसे विपरीत परासरण कहते हैं। अर्थात विलयन से विलायक के कण, अणु या कण क्या प्रवाह विलायक की ओर होने लग जाता है, यानी कि तनु सांद्र से तनु की ओर होने लग जाता है। क्या, या फिर कह सकते हैं अथवा करके अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, विलायक के कणों का अभिगमन या गमन होने लग जाता है। तो ऐसे परासरण को हम क्या कहते हैं, विपरीत परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विपरीत, यानी कि उसका उल्टा काम करना। जैसे कि मैं इधर अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, इधर मैंने तनु रख दिया, इधर मैंने सांद्र रख दिया। अब इसका, इस विलायक के कण आपने यही बोला है कि विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे स्वतः, ये आपने क्या बोला था। यदि ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण, परासरण, ठीक है, परासरण। यदि यही उल्टा काम कर जाए, यदि यही विलायक के कण इधर से इधर चलने लग जाए, विलायक, ये विलायक है, इधर भी ये विलायक ही है, विलायक, सेम कलर सेम बातें, विलायक। अभी ये स्वतः काम कर रहा था, यदि यही विलायक के कण क्या हो जाए बच्चा, क्या कर जाए, ये इधर से इधर आने लग जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे विपरीत, विपरीत परासरण, ठीक है। और यह तब होगा जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए। यह प्रक्रिया तब होगी, यह प्रक्रिया तब होगी जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब हो जाए, परासरण दाब से अधिक दाब हो जाए। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये टर्मोलॉजी होती है, टर्मोलॉजी श्वेता मार खाओगे बच्चा आप, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये टर्मोलॉजी, बाह्य परासरण, अंतः परासरण और विपरीत परासरण, इसका अर्थ समझते रहना, इसका अर्थ समझते रहना, इनका अर्थ समझते रहना। टर्मोलॉजी कहने का अर्थ क्या है, अंतः परासरण का मतलब क्या है, बाह्य परासरण का मतलब क्या है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, सोल्यूशन करेंगे ना, तो एक टर्मोलॉजी शब्द आता है, अंतः परासरण बोल देगा, बाह्य परासरण शब्द इस्तेमाल करेगा ना, शब्द इस्तेमाल करेगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन में कैसे लगाऊंगा मैं, वो ध्यान रखना। बस आप मतलब समझते रहना कि अंतः परासरण का मतलब क्या होता है, बाह्य परासरण का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो ठीक, नहीं तो इसका क्वेश्चन जब सोल्यूशन बनाएंगे, हम न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे, तो वहां पे भी डायरेक्ट लिंक है इसका, तो वो शब्द वहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो दो तरीके से क्वेश्चन बन गया, या फिर न्यूमेरिकल में बनाएगा या फिर डायरेक्टली इनके थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये चीज बना सकती है क्वेश्चन में, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। एक एक चीज पढ़ रहे तो एक एक चीज को हम समझते रहें। एक होता है बच्चा विसरण। विसरण का मतलब समझिए, यहां पे आपको सीधे मैंने अंतर लिखवाया है, लेकिन इसका मतलब भी समझिए। देखिए, परासरण की प्रक्रिया में आपने क्या बोला था भाई, परासरण की प्रक्रिया में आपने कहा था कि विलायक के कण केवल विलायक के कण जाते हैं। यदि विसरण का मतलब होता है भाई, विसरण का मतलब होता है
जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ बच्चा होता है, इसका भाई अर्थ होता है, ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जब विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक दोनों के कण या अणु की बात है। ठीक है, कण एक दूसरे विलयन में गमन करते हैं, विलयन में गमन करते हैं तो उसे विसरण कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये आपका समझिए, ये मैंने एक ठीक है, एक मैंने इधर लगाया और मैं इधर एक वो लगा देता हूं। ठीक है, एक ढक्कन इधर लगा देता हूँ, एक चीज इधर लगा देता हूँ। इसमें विलयन में भर दिया, मान चलो मेरे पास ये विलयन है, इसमें एक विलयन इधर है, एक विलयन मेरा इधर है और एक विलयन बच्चा मेरा इधर है। दोनों की सांद्रता मान के चलो, इसका सांद्रता जो भाई है, इसकी सांद्रता जो है C1 है और इसकी सांद्रता C2 है। तो यहां से क्या करेगा, इसका विलेय के कण इधर जाएगा और इसका विलायक के कण इधर, जो जिधर कम होगा बड़े खुश हैं। ठीक है भाई, क्या करेगा, C1 से मान के चलो सांद्रता C1 क्या है बच्चा, C1 इज ग्रेटर देन C2। यदि ऐसा है तो एक बात बताओ, C1 ज्यादा है, C1 की सांद्रता अधिक है, तो सांद्रता अधिक होने का मतलब विलेय के कण क्या करेंगे, विलेय के कण इधर जाएंगे और इधर विलायक की संख्या ज्यादा होगी तो विलायक के कण इधर भागेंगे, यानी दोनों एक दूसरे में गमन करने लग जाएंगे। ये विलयन क्या करेंगे, एक दूसरे में गमन करने लग जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। बस ये अर्थ यही था, परासरण और विसरण का मतलब एक ही होता है, गमन ही करना होता है। परासरण में केवल और केवल विलायक के कण गमन करते हैं और विसरण में विलेय और विलायक दोनों गमन कर जाते हैं, तो इसे विसरण नाम देते हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। बस यही अंतर भी देखोगे तो ये काम आ जाएगा। जैसे देखो, परासरण तथा विसरण में अंतर, यही बात कहता है। बोला परासरण में अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, इनमें उल्टा होता है। क्या होता है, विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, क्योंकि वहां पे विलेय विलायक दोनों भाग रहे हैं ना, तो हमेशा कम से ज्यादा से अधिक की ओर जाएगा, तो अधिक की ओर क्या होगा, विलेय का कण ज्यादा होगा तो विलेय जाएंगे। ठीक है, दोनों की तरफ भागते हैं। अब इसमें क्या होता है, परासरण में विलायक के अणु का बहाव अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, विसरण में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है। बोला इसमें इनमें केवल विलायक के अणु का बहाव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होता है और इनमें विलेय तथा विलायक दोनों का बहाव होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, यानी दोनों का काम बहाव होता है। ठीक है, विलेय विलायक वहीं पर पीछे मैंने बताया था। परासरण केवल विलयनों में होता है, परासरण देखो केवल विलयन में होता है, विसरण द्रवों में, गैसों में और विलयनों में भी हो सकता है। मतलब हर जगह क्या हो सकता है, द्रव में हो सकता है, दो द्रव को मिलाओगे तो भी हो सकता है, गैस मिलाओगे तो भी हो जाएगा, और क्या मिलाओगे, विलयन होगा तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, तब भी वो काम करेगा। परासरण केवल और केवल विलयन में होगा। आगे बोला परासरण को विलयन का पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है, विसरण में न तो कोई रोका जा सकता है, ना ही उल्टा रिवर्स हो सकता है। इसमें क्या होता है बच्चा, ना ही रोक सकते उससे, एक बार मिलने लग जाए तो ढक्कन बंद करोगे तो मिलना बंद हो जाएगा डायरेक्टली, या फिर आप ऐसा करो कि इधर कुछ लगा के इधर वाले को रोक दे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, जब तक उनको अलग ना करो, अलग नहीं करोगे तो वो रुकेंगे नहीं, फिर वो बदलते रहेंगे। ठीक है, बात समझा भाई, हाँ या ना भाई, बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई।
क्योंकि मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चा, जो आप पढ़े थे सिर्फ वही मैं पढ़ा रहा हूँ। बस क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़े से केयरफुल्ली पढ़ा रहा हूँ, थोड़े से ध्यान से पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, और रीजन के साथ पढ़ा रहा हूँ। बस वही चीज़ है, पढ़ाई सारी चीज़ किया था आपने। आपका ये शायद क्वेश्चन आएगा भी, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ भी सकता है। आप में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है। परासर और विसरण में क्या अंतर होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता भी है, तो ऐसे लिखना होता है। 2 नंबर का आएगा तो ये इधर 4-5 पॉइंट इधर है, जो 4-5 पॉइंट इधर है उनको लिखना पड़ेगा, आपको अंतर दिखाना पड़ेगा। ये वहां से भी पूछता है। अरे श्वेता क्या बात है भाई, क्या बात है बताइए। मैं आपको कमेंट देख रहा हूँ भाई, आप दिखाइए। हाँ आ गया सर, हाँ आ गया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। अरे सब बोल दो भाई, सभी लोग बता दो कि मैं हाँ मुझे आ गया। 1-2 लोग बताते तो 1-2 लोग बस देखते रहते हैं। सारे लोग बताते रहो कि मुझे आया कि नहीं आया, ठीक है। बोलते रहोगे ना तो एक चीज होता है कि थोड़ा सा मुझे ना रहता है कि ना हाँ बच्चे को आ रहा है, अब मुझे पढ़ाना है और अच्छे से बताना है, ठीक है। कहाँ तक लेवल लेके जाना है, किस लेवल से बताना है। जब आप बताते रहते हो ना, देखो जब कोई जनसंख्या ना चुप रहती है ना तो उसका समझ नहीं, तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि ये क्या चाहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टीचर के सामने ना डाउट बना रहता है कि यार समझ रहा है कि नहीं, अंदर से खुद से फीलिंग नहीं आती कि यार समझ में आया कि नहीं। जैसे तुम कह दिए कि नहीं, जैसे देवानंद बोल दिया भाई यहाँ सर आ गया समझ में, तो इसका मतलब बड़ा खुश हो गया, हाँ चलो अब बात समझ में आ रही है। इसका मतलब मुझे थोड़ी सी तेज चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बात अब मेरे लाइन में पकड़ लियो तो थोड़ा सा मैं गति बढ़ा दूं इसका, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो बताते रहिए भाई आप लोग। परासर दाब की बात वही है, परासर दाब उस स्थैतिक दाब के बराबर, स्थैतिक दाब का मतलब एक्सटर्नल जो बाहर से लगाया जाता है उसके बाद, उस दाब के बराबर होता है जो विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। इसका मतलब उनको रोकने के लिए काम आता है, जिसे हम पाई से व्यक्त करते हैं। अब अथवा देखो कई तरीके से परासर दाब का परिभाषा दिया हुआ है, यानी कि वह अधिकतम दाब जो किसी विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा विलयन के बराबर नहीं हो सकता, परासर दाब कहलाता है, ठीक है। ठीक है, ये बात हो जाती है। ईशा कुमारी आ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, ठीक है। अब परासर दाब का मापन कैसे कर सकते हो बच्चा। मापन देखो कई तरीके से होता है, तो मापन के लिए भी बोल सकता है कि परासर दाब की मापने की कौन कौन सी विधियां हैं या कौन विधि इसमें है। तो ध्यान रखना, मापने के लिए फेफर विधि इस्तेमाल करते हैं, मोर्स तथा फ्रेजर। सिर्फ नाम समझते रहना, नाम जानते रहना, कोई जरूरत नहीं है कि ये है क्या चीज। सब में क्या हमने किया हुआ है, सब में हमने परासर दाब ही मापा है, अलग अलग तरीके से मापा हुआ है, ठीक है। अलग अलग तरीके से मापा हुआ, सभी ने परासर दाब ही निकाला, तो मतलब नहीं है इसका पढ़ने का, लेकिन हाँ इसका नाम जानते रहना क्योंकि नाम पूछ लेता आपसे, ठीक है। तो फेफर विधि, मोर्स तथा फ्रेजर विधि, बर्कले तथा हर्टले विधि, टाउनसेंड विधि, टाउनसेंड की ऋणात्मक दाब विधि तथा डी ब्रिज प्लाज्मोटिक विधि। ये 4 विधियां जो हैं, 1 2 3 4 5 विधियां, ये जो 5 विधियां बच्चा है ये आपका परासर दाब काम नापने के लिए काम आती है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अब परासर दाब की यदि मैं क्या बात करूं कि इसको मैथमेटिकली तरीके से किस तरीके से मापा जा सकता है, मैथमेटिकली तरीके से इसका समीकरण कैसे बना सकते हैं, परासर दाब का समीकरण क्या हो सकता है। तो चार्ल्स और बॉयल्स ने 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने, आपने कक्षा 11 में गैस का नियम पढ़ा होगा, PV = nRT, ये पढ़ा था, उसी दाब के आधार पर इन्होंने लगाया था। तो वान टॉप को इसके लिए ना नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था 1901 में बच्चा। 1901 में वान टॉप नाम के साइंटिस्ट थे। वान टॉप के साइंटिस्ट थे, 1901 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला हुआ था कब? ठीक है, क्या पूछा था बच्चा? नोबेल प्राइज मिला हुआ था किसमें बच्चा, किसमें मिला था? वान टॉप को 1901 में, जब सबसे पहले केमिस्ट्री नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से शुरू हुई थी और सबसे पहला ही मिला था वान टॉप को। केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे पहला वान टॉप को नोबेल प्राइज मिला था 1901 में, वहीं से शुरुआत हुई थी, तब से ही शुरुआत हुई थी। और इन्होंने काम क्या किया था बच्चा? गैस के आदर्श गैस के नियम को
आदर्श गैस के नियम को विलयन पर लागू किया था, विलयन पर लागू किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता आपसे, ध्यान रखना, ये बात तो ध्यान रखना, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये आपने कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन बना सकता है। ये क्या कर सकता है कि नोबेल प्राइज सबसे पहले केमिस्ट्री में किसको मिला था, तो वान ठाव को। क्यों मिला था, तो आदर्श गैस के समीकरण को विलयन के ऊपर लागू करने के लिए, क्या करने के लिए, विलयन के ऊपर लागू करने के लिए। तो इसको याद रखना, बात को याद रखना बच्चा, कहीं कोने होने में लिख लेना इस बात को, इस कोने में इस बात को लिख लेना। बस उसने क्या किया था, वान ठाप और बॉयल्स चार्ल्स के नियम को और बॉयल्स के नियम को बस क्या कर दिया था, विलयन के ऊपर लागू कर दिया था। जहां पी था वहां पे पाई रख दिया था, बस बात खत्म हो जाती है। पी की जगह पे पाई कर दो। चार्ल्स वान ठाप नियम, चार्ल्स वान ठाप नियम का मतलब बच्चा, चार्ल्स ने जो नियम लगाया था उसी को वान ठाप ने अपने विलयन के ऊपर लागू किया था, तो उसी आधार में मिला था। देखो वही, देखो पहली बात तो समझना कि वान बॉयल का नियम क्या है। पहली बात तो समझना है बॉयल का नियम क्या है भाई। बॉयल का नियम कहता है किसी भी स्थिर ताप पर बॉयल्स ने क्या कहा था, बॉयल की बात खाली करें क्योंकि आपने पढ़ा होगा गैस के नियम में, बॉयल ने कहा था स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो दाब होता है वो उसके क्या कहते हैं, वॉल्यूम के ऊपर क्या होता है, इसका मतलब उसके आयतन के समानुपाती होता है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो स्थिर ताप कर दोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ जाएगा, यदि प्रेशर घटाओगे तो आयतन घट जाएगा। यही बात बोली थी आपने, यही बात बोली थी आपने। जैसे गुब्बारा होता है, हम मान के चलते हैं गुब्बारा फुलाते हो, क्या होता है, प्रेशर अंदर का बढ़ता रहता है, गुब्बारा क्या करता है, फूलता रहता है, फूलता रहता है। आयतन गुब्बारे क्या करता है, बढ़ता है। पहले आयतन इतना से दिखाई देता है गुब्बारे का, लेकिन जैसे ही फूंक मारते हो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, दाब बढ़ेगा, वैसे वैसे गुब्बारा क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है जब प्रेशर ताप क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। तो इन्होंने यही बात बोली थी। अब एक बात बताओ, एक बात हम जानते हैं, यदि यहीं से समझ जाते हैं तो P बराबर, यदि मैं P को हमने क्या मान लिया हो, पाई मान लिया हो, तो इन्होंने, अब देखो यहां विलयन है तो विलयन में कभी आयतन तो होता है, विलयन को आयतन में नहीं देखते, हम सांद्रता में देखते हैं। तो सांद्रता बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा, एक बात जानते हैं, N/V जानते हैं, यही जानते हो, सॉरी हाँ एक मिनट, पी जो होता है बच्चा, अरे यार ये भी मिट गया, एक मिनट भाई, ये भी मेरा मिट गया। ठीक है, अब इन्होंने एक बात ध्यान रखना, हाँ इसको देख लेना था ध्यान से। देखो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है। क्या होता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे आयतन क्या हो जाएगा बच्चा, घट जाएगा, आयतन घट जाएगा। कब होगा, कब होगा, जब ये क्या हो जाए, इसका ताप क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। और दूसरी बात, चार्ल्स ने ये बात बोली थी, किसी भी गैस का जो दाब होता है उसके ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, ताप के। कब, जब प्रेशर क्या हो जाए बच्चा, प्रेशर क्या हो जाए, एक मिनट, जब इसका आयतन सेम हो जाए, आयतन स्थिर आयतन हो जाए, आयतन स्थिर हो जाए तो ताप बढ़ाओगे तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कब, जब इसका आयतन स्थिर हो जाए, आयतन, यहां आयतन लिख देना। ठीक है, आयतन बच्चा हमारा स्थिर हो जाए तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे ताप अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमने P की जगह पे क्या मान लिया हुआ है, P की जगह पे मान लिया हुआ पाई, तो क्या हो जाएगा, P की जगह पे पाई। तो एक बात बताओ, तो यहां से एक बात क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात जानते हो, C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है N/V होता है। C बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, C बराबर N/V होता है। तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे
तो n क्या मूलक संख्या, मूलक संख्या क्या होती है, समान होती है, तो n/v तो लिख सकते हैं। तो यानी कि पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, c हो सकता है, हो सकता है। वही बात मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, वही बात मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। समझ गए, बात समझ गए भाई, बात समझ गए, बात समझ गए हो। चार्ल्स बार बार मिट जा रहा है, ठीक है, ठीक है, बात समझ गया भाई, बात समझ में आ गई है तुझे, ठीक है। वही नियम आपका लागू हो रहा है। तो यदि दोनों को कंबाइन करो, इसको हमने क्या मान लिया बच्चा, इससे हमने क्या मान लिया, ये आयतन कहेंगे, ये हमारा आयतन है, आयतन है। यदि हम इसको क्या मानूं, समीकरण 1 मानूं, इसको समीकरण क्या मानता हूं, 2 मानता हूं, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा, सी टी, और क्या करोगे, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम आर कहते हैं, जिसे वन हाफ समीकरण कहते हैं। इस यानी पाई इक्वल टू क्या आया, सी आर टी आ गया। क्या आ गया बच्चा, सी आर टी आ चुका है। और पाई बराबर सी बराबर हम जानते हैं, सी बराबर क्या होता है, c बराबर n/v होता है। तो हम c की जगह क्या रख सकते हैं, n/v रख सकते हैं। तो पाई इक्वल टू n/v CRT। यहां से देखोगे तो पाई, देखो पाई समानुपाती क्या करोगे, n/v करोगे, तो n/v को हम क्या कह सकते हैं, 1/v, 1/v, क्योंकि n क्या हमारा मौलिक संख्या, और मौलिक संख्या एक संख्या है, संख्या में क्या होती है, मतलब निर्भर नहीं करती है, वो इस बात को बता रहे। कांस्टेंट क्या है बच्चा, संख्या हमारी कांस्टेंट होती है। बात समझ गया। तो हम जानते हैं मौलिक संख्या बराबर क्या होती है, n बराबर क्या होता है, W/m होता है, भार बटे अणु भार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार होता है, भार बटे अणु भार होता है। तो W/m पाई सॉरी RT/v हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पाई इक्वल टू WRT/mv हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जहां पे C क्या विलयन की मोलर सांद्रता है प्रति लीटर में, R क्या गैस नियतांक जिसे हम विलयन नियतांक के भी नाम से जानते हैं, T क्या है तापमान है, N क्या है विलय के मौलिक संख्या, V क्या है विलयन का आयतन, M क्या है विलय का अणु भार, W क्या है विलय का भार। ये बात हो जाती है क्लियर, हाँ या ना, क्लियर बताओ भाई, क्लियर बात हो गई कि नहीं, ये बात इतनी समझ में आई सबको, फटाक से बोल दे भाई, इतनी बात समझ में आ गई, फटाक से खत्म कर दे, इतनी बात समझ में आ गई सबको। देखो कुछ फार्मूले याद कर लेना, कहाँ से आया, यदि ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फार्मूले याद कर लेना, जैसे ये वाला फार्मूला, जैसे ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला जहाँ मैं टिक कर देता हूँ, ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं, हाँ या ना बोल भाई, बोलिए भाई आप, बातें समझ में आई कि नहीं इतनी। अरे हाँ या ना बोले यार, क्लियर है, ईसा कुमारी क्लियर है, और किसी को क्लियर है। सर दर्द होने लगा यार मेरा पढ़ाते पढ़ाते, बस थोड़ा सा खत्म कर दे क्योंकि हेडेक टाइप हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कोई, और किसी को क्लियर है, ईसा कुमारी, देवानंद कुमार, और कोई बताया भाई इसको क्लियर है। चलो भाई, अब बोला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अणु भार के यथार्थ मान प्राप्त करने के लिए परिस्थितियां। यदि हमें किसी का अणु, किसी विलयन में विलय का अणु भार ज्ञात करना है कि कौन से विलयन का, किसी विलयन के अंदर विलय का अणु भार क्या है, अणु भार ज्ञात हो जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा तो कौन सा पदार्थ था, ठीक है। जैसे हमने विलयन बना दिया, जैसे ये विलयन है, अब इसमें हमें नहीं पता है कि इस विलयन में कौन सा विलय हमने घोला हुआ है,
मान के चलते नहीं पता है। तो यदि हमें अणु भार पता चल जाता तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा लेते कि इस अणु भार के जैसे 180 है तो 180 किसका किसका हो सकता है, कौन कौन से कंपाउंड का हो सकता है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते थे। वहां से एक प्रैक्टिकल का काम कर सकते थे कि जैसे 180 किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, तो हमें अंदाजा हो सकता है कि भाई ग्लूकोज होने की चांसेस हैं, इस बिलियन के अंदर ग्लूकोज होने की चांसेस हैं। कब, जब यदि 180 आता है तो हम अणु भार निकालने की परिस्थितियों को देखते थे, यानी कि यह महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि अणु भार निकालने के काम में आता है। अणुसंख्य गुणधर्म अणु भार निकालने के काम में ही आता है, ये तो पहले ही भी बताया था मैंने। अणु भार को ज्ञात करने के क्या करता है, काम में आता। तो पराशर दाब भी क्या हमारा एक अणुसंख्य गुणधर्म है, तो वो भी तो काम करेगा इसमें। तो काम करेगा तो क्या क्या हो सकता है भाई, इसके निकालने के लिए, अणु भार ज्ञात करने के लिए पहली बात विलेय की अवाष्पशील होना चाहिए, यानी कि विलेय पदार्थ हमारा हमेशा अवाष्पशील, ऐसा विलेय मत लगा दो जो कि भाप बन के उड़ जाता हो। जैसे चीनी को पानी में मिला के रखोगे तो इसका विलयन बनेगा और इसके ऊपर पराशर दाब लगा सकते हो, पराशर की प्रक्रिया करा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर चीनी है घुली हुई वो उड़ेगा नहीं, पानी में गर्म करो या कुछ भी करो वो भाप नहीं बनने वाला। यदि मैं कहूं पानी और दारू मिला के विलयन बनाता हूं और इसका पराशर निकालो तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि पानी भी उड़ने वाला है, जो दारू मिला है वो भी उड़ने वाला है, दोनों के दोनों उड़ने वाले हैं। तो उड़ने वालों के ऊपर अणुसंख्य गुणधर्म लागू नहीं होता, यानी कि कोई एक पदार्थ जो विलेय पदार्थ हमारा कम मात्रा में है, कम अमाउंट में है, वो अवाष्पशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए। ये बात क्लियर करके रखना। आप क्या करिए? क्लियर करके रखिए, ये बात तो ध्यान है। एक बात ध्यान में रख लेना कि विलेय पदार्थ हमेशा अवाष्पशील होना चाहिए। किसके लिए? अणुसंख्य गुणधर्म के लिए। अवाष्प का मतलब होता है, और अवाष्पशील का मतलब उड़ने वाला नहीं होना चाहिए। अब समझना, ठीक है। विलेय को तनु होना चाहिए, यानी कि विलेन जो हमारा है वो तनु होना चाहिए। बहुत ज्यादा सांद्रता लगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा, पहले भी बताया था, वो तो मैंने राउल के नियम पे भी यही लागू किया हुआ था। विलेय को विलयन में संगुणित अथवा वियोजित नहीं होना चाहिए, ये मैंने राउल के नियम में भी बताया था कि संगुणित या फिर जुड़ने वाला पदार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि संख्या है ना भाई, संख्या है, ये क्या है, यदि वियोजित हो गया, आपने एक अणु डाला था, कितना डाला था आपने, मान के चलो एक अणु डाल लो। जैसे NaCl है, NaCl का एक अणु आपने डाला, पानी में जैसे गया क्या बन गया, Na+ अलग बन जाता है और Cl-। यहाँ कितने अणु हो गए, एक इसके हो गए, एक इसके, 1 + 1 कितना हो गया टोटल, 2 अणुओं संख्या। आप तो सोचोगे मेरे पास एक अणु है, लेकिन वहां पानी जाने के बाद क्या हुआ, टूट के 2 हो गए, तो वियोजित हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए अणुसंख्य गुणधर्म काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। फिर वहां के लिए अलग काम लगाना पड़ेगा, चीज क्या करना पड़ेगा, अलग काम करना पड़ेगा। संगुणित का मतलब जुड़ना। पता चला आपने Na डाला, प्लस डाला और Cl- डाला, या कोई पदार्थ डाले, मान के चलते हैं मेरे पास मैंने A डाला और B डाला। अब यहां पर अभी तो आप देख रहे हो कितने पदार्थ, 2 पदार्थ हैं, जुड़ गए, पानी में जाते ही दोनों जुड़ के AB बन गए, एक पदार्थ बन गया। अब देखो इनके लिए भी लागू नहीं होगा, इनके लिए भी लागू नहीं होगा। तो बोला आगे। अब देखो बच्चा, अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ABC ये तो इनके परिस्थितियां हो गई। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। 2 विलयनों के मिश्रण का पराशर दाब, यानी कि जब 2 विलयनों को मिलाया जाए उस समय नया पराशर दाब क्या होगा, नए विलयन का पराशर दाब। मान के चलते हैं पहला बच्चा, यदि माना कि एक ही पदार्थ के 2 विलयन हैं, पदार्थ एक ही है, मैंने उसका विलयन 2 कर दिया। क्या कर दिया, एक पदार्थ का मैंने 2 विलयन बना के अलग अलग विलयन बना के रख दिया। जैसे कि मान के चलते हैं एक विलयन इधर है, एक ग्लास मेरे पास इधर है, ये मैंने इसके अंदर भी पानी डाला, पानी चीनी, ठीक है, पानी चीनी डाला, क्या डाला, चीनी। पदार्थ तो एक ही है, पदार्थ तो एक ही है, इसमें जो पदार्थ मिला रहे हो इसमें भी पदार्थ मिला रहे हो। इसका मान के चलते हैं ये C1 विलयन बना, ये C2 विलयन बना, अलग अलग विलयन। तो इसका पराशर दाब मान के चलते π1 है, इसका पराशर दाब क्या है, π2 है, ठीक है। और इसका आयतन जो बनने वाला है ये V1 है, इसका आयतन क्या है, V2 है। तो उस समय बोला है कि जो इन दोनों को अब क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, दोनों को मिला के कुछ नया विलयन बना दिया, एक नया, इन दोनों को मिला के यहां पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसका पराशर क्या हो गया, मान चलते हैं पाई हो गया, पाई R हो गया। हम इसको पाई R से दिखा देते, किससे,
पाई आर से, और इनका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन V1, इसका आयतन V2, तो V1 प्लस में क्या हो जाएगा V2 इसका आयतन हो जाएगा। ये होगा ना, 1 लीटर में क्या कह रहे हो श्रोता, एक बार और क्या करना है, समझ नहीं है क्या लिखे हो आप, क्या लिखे हो एक बार क्लियर कर दो उसको फिर से। जैसे हमने क्या किया बच्चा, इसको मैंने इन दोनों को उठा के एक ही डब्बा में डाल दिया, इन दोनों को इसको उठाया एक डब्बा में डाल दिया, तो इसका परासर दाब तो बदल जाएगा। ये जो रिजल्टेड है इसका परासर दाब मान के पाई आर है गया, इसका V आयतन है, इसका V1 इसका V2 है, तो दोनों को मिलाओगे, अरे 1 लीटर में 2 लीटर मिलाओगे तो 3 लीटर ही तो बनेगा, तो आयतन तो सेम हो जाने वाला है ना, जुड़ने वाला है ना, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो वही बात बोला है। तो नया जो दाब बनेगा, परासर दाब होगा, वो क्या होगा, पाई 1 V1 प्लस में पाई 2 V2 को जोड़ोगे तो क्या होगा, पाई आर V1 प्लस में V2 हो जाएगा। बात समझ गए, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है, ये फार्मूला बच्चा याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं, हाँ या ना बोल दे भाई, याद रहेगा कि नहीं, फार्मूला याद रहेगा। तो ये फार्मूला याद रहेगा, कब होगा ये फार्मूला, कब लगाएंगे, जब दोनों एक ही पदार्थ का विलयन बनाया गया हो, तब के लिए जो रिजल्टेड तीसरा, जो दोनों विलयन को मिलाने के बाद जो नया परासर दाब आएगा, वो इन दोनों के परासर दाब के, इन दोनों विलयनों के परासर दाब और उनके आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होगा। यही बात बोला यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, जहां V1 और V1 क्या है, V1 और V2 क्या है, विलयनों का आयतन है, पाई आर क्या है, परिणामी परासर दाब है, ठीक है। और दूसरी बात, माना कि N1 और N2 दो विलेय मोलों की संख्या है, दो विलेय अब अलग अलग है। हाँ सुना देंगे, शायरी सुना देंगे, कोई बात नहीं, बाद में सुना देंगे, पहले ये समझ जाओ क्या बच्चा, मान चलो यहां पे विलेय क्या है, N1 और N2 दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों विलेय अलग है। पहले वाले की मोलों की संख्या N1 है, दूसरे वाले की मोलों की संख्या क्या है, N2 है, और इनका आयतन V1 और V2 है। उस समय जो परासर दाब होगा भाई, उस समय पाई जो होगा परासर होगा, नए वाले का परासर जो होगा वो पाई 1 प्लस में पाई 2 नॉर्मल होगा, एकदम बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। और पाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 V1। देखो पाई बराबर क्या होता है बच्चा, जैसे पाई 1 है, पाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, NRT, यानी कि NV, V बराबर क्या होता है, NV, CRT होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, यही होता है। अब C बराबर हम क्या करते हैं, N/V और RT हो जाएगा। यदि हम कहते हैं पाई 1 है, यदि किसी का दाब पाई 1 है तो इसका मोलों की संख्या N1 है, इसके आयतन V1 है, और क्योंकि विलयन है तो विलयन का तो सेम रहने वाला, टेम्परेचर दोनों का सेम है, टेम्परेचर बदलने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई 1 इक्वल टू N1/V1। यदि इसका 1/2 गुणांक आपने पढ़ा होगा, यदि 1/2 गुणांक आ जाता है, जैसे कि उसके अंदर संगुणित होने वाला कोई पदार्थ है, तो यदि भाई संगुणित होने वाला है तो ये कोई फैक्टर, यदि कोई उसके अंदर अब एबनॉर्मल चीजें आ जाती है, फैक्टर कोई आ जाता है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, इसमें गुणा हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 का गुणांक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे मैंने मान के चलो NaCl का विलयन बना लिया, अभी आपने कितना अणु है, आई क्या है, 1/2 गुणांक बच्चा, यहां पर आई समझ लेना 1/2 गुणांक है, 1/2 गुणांक, ठीक है, 1/2 गुणांक समझना। जैसे मैंने NaCl कितना अणु है, एक अणु है, यहां पर मैंने खोला कितना, एक अणु है, जैसे पानी में गया Na प्लस बनाया और Cl माइनस बनाया, इसका मतलब है इसका एक अणु प्लस में एक अणु। अब रिजल्ट कितना कितना का देगा बच्चा, आप तो सोच के जा रहे हो कि विलयन का बना है वो, क्योंकि परासर दाब क्या है, अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, अणु संख्या गुणधर्म है, और अणु संख्या गुणधर्म हमेशा क्या करता है, संख्या पे निर्भर करता है। तो ये क्या करेगा, अभी इसकी संख्या 1 है, लेकिन पानी में घुलने के बाद संख्या 2 हो गई, तो कुछ न कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम तो हुआ होगा, यानी कि उसका जो अणु संख्या गुणधर्म है, परासर दाब है, इनसे ज्यादा मिलेगा, पानी में घुलने के बाद उसका परासर दाब बढ़ जाएगा। अभी आप तो सोच रहे हो कि 1 का दिखाएगा, 1 का परासर दाब होगा, लेकिन यहां पर दे कितना करा है, 2 करा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई, कितने की बढ़ोतरी, 2 की बढ़ोतरी हो गई। क्यों, इसी को हम कहते हैं आई, इसी को क्या कहते हैं, आई, समझ गए। इसी को ये जो बढ़ गया है, एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उसी को 1/2 गुणांक कहते हैं। तो 1/2 आई से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, पाई 1 का वैल्यू ये हो जाएगा,
प्लस में ये क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2, क्योंकि अभी देखो क्या है, मैं निकाल के दिखा देता हूं। प्लस में क्या हो जाएगा ये समझ लेना, इसको छोड़ना, ऐसे समझना। यहां पे क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, पहले वाला I1 हो जाएगा, I2 N2 अपान V2 RT, ये हो जाएगा। दोनों का निकालोगे पाई 1 बराबर हो जाएगा, दोनों का क्या करोगे V1 प्लस में V2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें गुणा करेगा, इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं V1 से गुणा हो जाएगा अंदर इधर, ठीक 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 सही है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो N1 और इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चा, क्योंकि दोनों को मिलाया गया ना, दोनों को जब मिलाया जाएगा तो V1 प्लस में V2 आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2 आयतन हो जाएगा, ठीक है। जब मिलाओगे, जैसे इसको मिलाओगे V1 प्लस में V2 हो जाएगा और इसका आयतन भी बढ़ के क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2, और इस समय इनका क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब समझिएगा, अब समझिएगा, एक मिनट, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है बच्चा, बात समझ गया, बात समझ गया, बात समझ गया ना। इसका मतलब इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, कॉमन हो जाएगा, पाई V1 प्लस में V2 कॉमन हो जाएगा, दोनों को करोगे क्या हुआ N1 I1 प्लस में N2 I2, ये दोनों क्या बराबर कॉमन लेके बाहर कर दोगे, RT क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो पाई इक्वल टू N1 I1 प्लस में N2 I2 बटे V1 प्लस में V2 इंटू क्या हो जाएगा RT हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई, ये क्वेश्चन याद रखना, इन पे क्या करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। इतनी बात याद आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना बोल दे भाई। चल भाई, नेक्स्ट है पराशर दाब तथा भिन्न अणुसंघ गुणधर्मों में संबंध, यानी कि जैसे पराशर दाब अणुसंघ गुणधर्म जैसे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन में क्या संबंध हो सकता है। तो ये बच्चा हमारा पराशर दाब है और ये हमारा हिमांक में अवनमन, सॉरी ये क्या हमारा, ये हमारा पाई A नॉट माइनस क्या है PA बटे, यानी कि ये क्या है हमारा वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि पराशर दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्या बच्चा, ये मतलब संबंध है। और डेल्टा TB क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। इन दोनों में पराशर दाब और क्वथनांक में उन्नयन क्या है, पाई बराबर क्या होता है PA P नॉट माइनस PA या PS जो भी कहना चाहो बटे P नॉट है, ठीक है, इंटू DRT, D क्या है क्या है विलयन का घनत्व है, DR क्या है विलयन का यानी गैस नियतांक या विलयन का नियतांक जो भी कह लो, T क्या है बच्चा हमारा क्या है, ये T हमारा जो है वो ताप है और M क्या है अणु भार है, ठीक है। और इसकी बात करें तो डेल्टा TB इंटू DRT बटे 1000 गुणे KB होता है, क्या होता है KB हो जाता है, ठीक है। और इसमें बात करूं, ये हिमांक में अवनमन है, ये क्या है हिमांक में अवनमन, देखो तो इन 4 होते हैं 1 2 3 और ये क्या है सबके सब पराशर दाब है, क्या है पराशर दाब, पराशर दाब है, ठीक है। अब पराशर दाब है तो देखो पराशर दाब और इन तीनों में संबंध मिल गया, ठीक है। तो ये चीज पूछ लेता है, हाँ टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन खत्म तो करना है बच्चा ना, खत्म तो करना है ना। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना, ये फॉर्मूले समझ लेना। डी क्या है बच्चा समझ ले, इधर लिखा हुआ है संबंध क्या, पाई बराबर पराशर दाब है, डी क्या है T ताप पर विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व दिया हुआ है, R क्या है सैद्धांतिक नियतांक यानी गैस नियतांक है, M क्या है विलय का अणुभार, KB क्या है विलय का मोलल उन्नयन स्थिरांक, KF क्या है बच्चा विलय का मोलल अवनमन स्थिरांक,
के एफ है, एफ है तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और बी क्या, सम परासारी, अति परासारी और अल्प परासारी विलयन के बारे में बोला है। तो सम परासारी का मतलब होता है जिसमें परासर दाब दोनों का, दो विलयन हो, दोनों का परासर क्या हो, समान हो। अति परासारी का मतलब होता है बच्चा एक का, मान के चलो, देखो मैं समझा देता हूँ सीधे सीधे, देखो मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ, पढ़ लेना इसको। क्या बोला, भिन्न पदार्थों वाले दो विलयन हो जिनमें जिनका परासर दाब समान ताप पर समान हो, उसे क्या बोलते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। समपरासारी विलयन कहते हैं। समपरासारी का मतलब जो, मान के चलो मेरे पास ये विलयन है, एक विलयन, दो विलयन, ठीक है, एक विलयन इधर विलयन है, इसका मान के चलो पाई 1 दाब है, इसका पाई 2 है। अलग अलग पदार्थ के, अलग अलग पदार्थ के, जब पाई 1 क्या हो जाए बच्चा, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाए, यानी दोनों विलयनों का परासर दाब सेम हो जाए, उस विलयन को हम क्या बोलेंगे, समपरासारी विलयन कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चा, पाई 1 बराबर क्या होता है, पाई 1 बराबर पाई 2 हुआ है, यदि पाई 1 बराबर पाई 2 यदि हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, फार्मूला रख दे भाई, फार्मूला रख दे, क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर CRT होता है। तो ये C1 हो जाएगा, R तो बदलेगा नहीं, गैस नियतांक है, T टेम्परेचर दोनों का सेम है, T हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, C2RT, R से ये कैंसिल हो जाएगा, C1 बराबर C2। देखो वही बात तो बोली है, C1 बराबर C2 हो जाएगा। और C बराबर जानता है बच्चा, C बराबर क्या होता है, C बराबर N/V है। यदि उसका आयतन क्या है, V1 है, और उसके मोलक संख्या N1 है, तो N1/V1 बराबर N2/V2 हो जाएगा। N बराबर जानते हो, भार बटे अणु भार, N बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। यदि पदार्थ अलग अलग हैं तो इसके मोलक संख्या भी अलग अलग होगी, इनका भार भी अलग अलग होगा, अणु भार भी क्या होगा, पदार्थ अलग अलग है तो अणु भार भी तो अलग होगा। तो क्या हो जाएगा, V1 बटे क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 बराबर V2 बराबर W2 बराबर बटे क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। बात समझ गए, ये फार्मूले याद रखना, ये सब के सब फार्मूले याद रखना, कहीं से भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, और दूसरी बात है ना, समीकरण 2, समीकरण 2 कहाँ बच्चा, ये वाला समीकरण कब लगा, उन्हीं समीकरण पे केवल लागू होता है जिसमें विलेय के पदार्थ के लिए, विलेय पदार्थों के लिए लागू होता है जो विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होते हैं। जो संगुणित या वियोजित नहीं होते उनके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हो, जो संगुणित या वियोजित होते हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे उदाहरण में यूरिया और ग्लूकोज का समपरासारी है, यदि यूरिया है और ग्लूकोज है, ये दोनों समपरासारी हैं, इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यदि मैं इधर एक तरफ यूरिया रखता दूसरी तरफ NaCl रखता तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि NaCl जो है वियोजित होता है, क्या होता है, वियोजित होता है। बात समझ गया, आगे समझ लेना। पाई 1 तथा पाई 1 बराबर पाई 2 एवं C1 बराबर C2, ये बात हो गई। यूरिया एवं NaCl समपरासारी हैं, इसका मतलब तब पाई 1 बराबर पाई 2, किंतु C1 बराबर C2 नहीं हो सकता। देखो अभी तो मैंने बताया यूरिया और NaCl यदि समपरासारी हम कह देते हैं तो बच्चा हम पाई 1 बराबर पाई 2 तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन C1 बराबर C2 हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि C1 बराबर C2 इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वाला आगे का फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हम यहीं तक सीमित रह जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, यहीं पे आपको थोड़ा सा अलग काम करने के लिए कह रहा है, यानी क्वेश्चन जो बनते हैं बच्चा यहीं से बना लिए जाते हैं, समझ गए ना। जहां आप सोचते हो कि ये एक चीज रूल से थोड़ा सा भी जो चीज हटती है ना, वहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो रूल से आप सोचते हो जितना इजी हो आप इजी पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जो थोड़ा सा रूल से हटता है वही बात याद रखना, ठीक है। तो ये पाई 1 बराबर पाई 2 हो सकता है, लेकिन C1 बराबर C2 नहीं हो सकता है। जैसे यूरिया और बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल क्या होता है, अम्ल है तो पक्की बात है टूटेगा, पानी में जाने के बाद क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आयन देगा, इसका मतलब टूटेगा, तो इसका मतलब पाई 1 बराबर पाई 2 कह सकते हैं। यदि समपरासारी शब्द इस्तेमाल कर रहा है, समपरासारी का मतलब पाई 1 बराबर पाई 2 तो है, यानी इसका परासर दाब और इसका परासर दाब आपस में बराबर है, बट C1 इजकल टू नॉट इजकल टू C2 हो जाएगा, यानी C1 बराबर C2 नहीं इस्तेमाल कर सकते उस समय, ठीक है। ये तभी होगा जब ये संगुणित या वियोजित नहीं होते, तब की बात कर रहा है, ठीक है। अब अति परासारी और अल्प परासारी का मतलब समझा देता हूं बच्चा।
देखिए बोला है, पढ़ के सुना देता हूं मैं, समझा देता हूं। मतलब विलयन जिसका परासर दाब दिए गए विलयन की अपेक्षा अधिक हो, अति परासारी विलयन, तथा वह विलयन जिसका परासर दाब कम हो उसकी क्या बोलते हैं, अल्प परासारी। अब समझिएगा, देखिए एक विलयन है, मान चलो दो विलयनों का मिश्रण, ये क्या है, दो विलयनों का मिश्रण, पहले वाले का पाई 1 है, पहले दूसरे वाले का पाई 2 है, क्या है, पाई 2 है, ठीक है, ये विलयन बना। अब हम एक शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, पाई 1 इज ग्रेटर टू पाई 2 कर देते हैं। तो अब दो विलयनों के मिश्रण में एक का विलयन का परासर दाब क्या है, इसका दाब अधिक है, अधिक है, इसका परासर दाब क्या भाई, अधिक है, अधिक है इसी विलयन के अंदर, और इसका क्या है, कम है। तो कम वाले को हम क्या बोल देंगे, अल्प परासारी। क्या बोलेंगे, अल्प परासारी, अल्प परासरी विलयन। और अधिक वाले को हम बोल देंगे अति परासारी। क्या बोलेंगे, अति परासरी विलयन। ठीक है, पहले वाले को, अधिक वाले को, जिसका परासर दाब अधिक होगा उसे अति परासारी बोल देंगे, और जिसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे अल्प परासारी कह देंगे। बस यही बात है। ये परासर के बारे में पूरा डिटेल था। ये क्या था, परासर के बारे में डिटेल था। इसका क्वेश्चन कल लेके आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, अब चलते हैं। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, मिलते हैं कल फिर कुछ नया लेके। ठीक है, कल भी एक अणुसंग गुणधर्म लेके आएंगे। वाष्पदाब लेके, वाष्पदाब हो गया, दो हो गए, दो बचे हैं, दो और लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं बच्चा। एक शायरी के लिए कोई कह रहा था, तो शायरी तो सुने ही हो मेरी, दर्द बढ़ते बढ़ते दवा बन जाती है, हैं? अभी इंस्टाग्राम पे मेरे शायरी ये आई है, आपने देखा वीडियो इसको। दर्द बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है बच्चा, दवा बन जाती। जब हद से ज़्यादा दर्द हो जाए तो कहते नहीं यार, अब आदत हो जाती वो। तो दर्द बढ़ते बढ़ते दवा बन जाती है, सर पर हो हाथ तो दुआ बन जाती है, सर पर हो हाथ तो दुआ बन जाती है, फटे हाल पर छोड़कर मत जाना, फटे हाल पर छोड़कर मत जाना, वरना उम्र भर बद्दुआ बन जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो, किसी को आप यदि बीच मझधार में छोड़ के जाते हो तो वो मतलब दर्द में इतना घुस जाता ना कि मतलब क्या ही बताएं उसको, बद्दुआ लगने लग जाती लोगों को। चलिए भाई, टट्टा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक पे। अणुसंग गुणधर्म दो बचा हुआ है, दो को खत्म करेंगे, बात हो जाती खत्म। Oh.